अब हम करेंगे चैप्टर 1 में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस पीएम से। तो वही ए और बी कैटेगरी करेंगे, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन 25 सी कैटेगरी है, इसको हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन 26 भी ऐसा ही सी कैटेगरी का है। 27 पे आते हैं, इसको करते हैं हम। क्वेश्चन 27, पीएनजी इंटरनेशनल लिमिटेड ने डेवलप किया एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है के, जो लॉन्च करने वाली है मार्केट में, और अंदाज़ा लगाया उसने कि 80,000 यूनिट इसकी हम बेच लेंगे 300 रुपये के सेलिंग प्राइस में। ओवर द लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट के 4 साल तक इतने यूनिट इसकी इस रेट पे बेच लेंगे। जो डाटा है इस प्रोडक्ट के से रिलेटेड वो नीचे दिया हुआ है कि इसकी डिज़ाइन डेवलपमेंट मोल्ड है, इसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इतनी आ जाएगी, सेलिंग कॉस्ट इतनी आ जाएगी, एडमिन कॉस्ट इतनी, वारंटी कॉस्ट इतनी। वारंटी कॉस्ट का क्या बोला है? 5 रिप्लेसमेंट पार्ट्स पर 25 यूनिट बेचने पे 5 पार्ट हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे, और एक पार्ट की 10 रुपये कॉस्ट आती है, तो 5 डिवाइड बाई 25, 5 25 पे देने ना, और एक पे 10 का खर्चा। और विजिट्स का क्या है कि एक विजिट हर 500 यूनिट पे करनी पड़ेगी 1/5, और एक विजिट का खर्चा 500 रुपये। अब प्रोडक्ट के की लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी, एंड सपोज करो पीजीआईएल इंक्रीज कर सकती है सेल्स वॉल्यूम 25% से थ्रू 10% सेलिंग प्राइस को कम करके। क्या उसको प्राइस कम करना चाहिए? मतलब सेलिंग प्राइस 10% कम करेगी, वॉल्यूम 25% से बढ़ जाएगी, तो क्या करना चाहिए? दोनों चीज़ें बताएंगे। क्वेश्चन 27 का आंसर पे चलते हैं सीधा। लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है, 80,000 यूनिट बिकेंगी 4 साल में। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट ये सब दे रखा है, कितना है? 8,25,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 80,000 यूनिट बिकेंगी, और एक यूनिट पे 100 मल्टीप्लाई करो, टोटल निकालो। सेलिंग कॉस्ट 80,000, कुछ तो यूनिट वाइज थी 100 रुपये पर, और ये पर ईयर है, तो 4 साल से 12,500 को मल्टीप्लाई किया 4 से, इतना आ गया। एडमिन कॉस्ट पर साल 50,000 है, तो 4 साल तक बात जाएगी, मल्टीप्लाई कर निकालो। वारंटी का 80,000 यूनिट, 5/25 था ना, तो 80,000 को मल्टीप्लाई करो 5/25 से, इंटू में 10 रुपये से, इतना आ जाएगा। ऐसे 80,000 को 1/500 से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई 500 से आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आ गई पूरे 4 साल में 80,000 यूनिट बेचने पे, मतलब इसको बनाने में या जो भी खर्चा आएगा। फिर वो कह रहा था कि अगर हम 10% प्राइस कम करें तो 25% वॉल्यूम क्वांटिटी बढ़ जाएगी सेल्स। 80,000 का 125% 1 लाख हो जाएगी। तो कॉस्ट ये तो 825 रहने वाली है, ये क्योंकि फिक्स दिया हुआ है, कोई यूनिट्स वेरिएबल खर्चा था नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट बेस है, 1 लाख से किया। सेलिंग कॉस्ट भी कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स है। एडमिन कॉस्ट तो वही रहेगी। वारंटी 1 लाख, वही 5/25 इंटू में 100, मतलब ऐसे करके निकालना है। टोटल कॉस्ट आ गई, इतनी आ गई। अब स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट की का लाइफ टाइम प्रॉफिट निकालते हैं। 80,000 के लेवल पे और 1 लाख के। 80,000 के लेवल पे 80,000 यूनिट 300 रुपये के हिसाब से बेचनी है इसको, 24 लाख टर्न ओवर आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 19315। 19315 कैसे आएगी? ये जो हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है, तो डिफरेंस आया, इतना प्रॉफिट कमाते हैं हम 80,000 यूनिट पे। और जो 1 लाख पे जो प्राइस कम किया, यूनिट बढ़ी, वहाँ पे जब निकाला सेलिंग प्राइस, वहाँ 10% कम किया, 300 270 हो गया, और यूनिट बेशक बढ़ गई, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम है। तो हम तो एडवाइस नहीं करेंगे कि तुम प्राइस कम करो, ठीक है। अब क्वेश्चन 28 करेंगे हम। क्या है क्वेश्चन 28? वाई कनेक्शंस एक चाइना बेस्ड फर्म है जिसने जस्ट डेवलप किया है एक अल्ट्रा थिन टैबलेट। टैबलेट होता है ना, आईपैड वगैरह, S5 जिसका नाम है, जिसमें कि फ्यू फीचर्स ऐसे हैं कि वो एक बार में 2 ऐप्स ओपन कर सकती है सेम टाइम में। इस टैबलेट की कॉस्ट है 5 लाख रुपए बनाने में, और एक्सटेंसिव रिसर्च किया कंपनी ने इसके लिए। करंटली फर्म ने डिसाइड किया कि इसका जो हम प्लांट लगाएंगे बनाने का इसको, उसमें कॉस्ट आएगी आइदर 35 लाख या 52 लाख, मतलब कॉस्ट इतनी लगभग लग सकती है। एडिशनल आउटले जो करना पड़ेगा, खर्चे और होंगे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अगर 500 यूनिट से 750 यूनिट तक हमें कैपेसिटी बढ़ानी है प्रोडक्शन प्लांट की, तो हमारा मतलब और कैपिटल खर्चा होएगा। रेलेवेंट डेटा लाइफ साइकिल का अलग अलग कैपेसिटी पे हमें दिया हुआ है।
कि अगर हम 500 यूनिट बनाएं तो सेल प्राइस कितना रहेगा, कॉस्ट कितनी रहेगी, प्लांट में कितना सैलवेज वैल्यू निकलेगा, हम्म, और पीवी रेशो दी हुई है ऐसे ही 750 के लेवल पे। अब एडवाइस करो कंपनी को कि क्या ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी तुम्हें इंस्टॉल करना चाहिए अगर लाइफ साइकिल 2 साल है प्रोडक्ट का। अभी बताते हैं जी, ऐसी क्या बात हो गई। देखो, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है, सेल्स, देखो सबसे पहले पर यूनिट सेल्स 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 500 यूनिट का अगर लेवल है तो ये प्राइस रहने वाला आपका पर यूनिट 79,600। कंट्रीब्यूशन कितना रखोगे, पीवी रेशियो 40%, तो माइनस करो तो वेरिएबल कॉस्ट निकल गया इतनी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी निकल गया है, उसमें से माइनस करो आप वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वो कितनी है 10% सेलिंग प्राइस का 79,600 का, तो माइनस क्या है, तो बची हुई वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है 39,800 निकल के आती है आपकी। ठीक है, निकाल लिया हमने कॉस्ट। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल के देखते हैं दोनों यूनिट लेवल पे। 500 यूनिट लेवल पे मेरी सेल्स प्राइस ये जो भी है 500 ने मल्टीप्लाई किया इतना आ गया ₹1000 में, ऐसे यहाँ 750 मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, माइनस करो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 39,800 को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा। ऐसे ही वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को ये कितने से ये करना है अपने 10% ऑफ द सेल्स, 10% ऑफ द सेल्स होती है ये सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का 10% है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना 39,800, इसका 10%, इसका 10% निकाल लिया, यहाँ पे आ गया। सालवेज वैल्यू हमें दे ही रखी है, सालवेज वैल्यू ऐड होएगी, एक तरह से पैसा आएगा इतना इतना पूरी लाइफ साइकिल में। ठीक है, लेस करो कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट में कितना खर्चा लगेगा, यहाँ 35 लाख या 52 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना निकला पूरी लाइफ साइकिल में, यहाँ इतना यहाँ इतना, उधर 750 पे कम निकल रहा है। डेवलपमेंट कॉस्ट संक होती है, रेलेवेंट नहीं होती। डेवलपमेंट कॉस्ट कहाँ दी हुई है भाई साहब, अच्छा 5 लाख आए रिसर्च, क्योंकि तुम ऑलरेडी कर चुके हो ना, अब उसकी बात मत करो, अब तो आने वाले पीरियड की बात करो, तुम ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, संक कॉस्ट है। एडवाइस क्या देंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट स्टेटमेंट के बेस पे जो प्रॉफिट निकल के आए हैं जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेसिस पे है, अगर हम फर्म जो है हाई प्राइस लो वॉल्यूम पे जा सकती है 500 लेवल पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। हाउएवर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन अगर देखें उसके अकॉर्डिंग क्या नाम है, शॉर्ट रन में तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सिग्निफिकेंटली उसका मटेरियल तो ज़्यादा बिक पाएगा 2 सालों में, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है इतना, तो वो देख सकती है। ब्रांड इमेज को अगर देखना है, मार्केट शेयर बनाए रखना है, तो हम एडवाइस कर सकते हैं आप ज़्यादा यूनिट पे भी जा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 करना है हमने। क्वेश्चन 29 क्या है, ग्रेट ईस्टर्न अप्लायंस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चर करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट इन अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। इस कंपनी ने लॉन्च किया नया प्रोडक्ट जिसका नाम है किचन केयर मार्केट में, और उसका डेटा क्या क्या गैदर किया है कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस रहने वाला 5,000 यूनिट, मटेरियल कॉस्ट रहने वाली इतने रुपए पर यूनिट, लेबर कॉस्ट इतनी रहने वाली पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इतना रहने वाला पर यूनिट, और मशीन की पैकिंग कॉस्ट 5 लाख रुपये रहने वाली है, जो कि स्पेशली इसी प्रोडक्ट के लिए हमने परचेज़ की है। मशीन पैकिंग कॉस्ट जो आएगी फिक्स है खर्चा कितना मतलब। अच्छा, इस कंपनी एक्सपेक्ट किया कि जो सेलिंग प्राइस है नए प्रोडक्ट का वो कंटिन्यू रहेगा पूरी लाइफ साइकिल में, एंड टोटल 1000 यूनिट्स की बिकेंगी पूरी एंटायर लाइफ टाइम में इसके प्रोडक्ट पे। लेबर कॉस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ 80% लर्निंग कर्व को देखते हुए, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी मतलब लर्निंग कर्व की वजह से, जो कि लर्निंग कर्व का इंडेक्स दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड टाइम जो पहली यूनिट को बनाने में लगेगा 30 आवर्स लगेंगे, लर्निंग इफेक्ट जो है वो 250 यूनिट तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट जो 250वीं यूनिट के बाद बनेगी उसमें वही टाइम लगेगा जो 250वीं यूनिट में लगा था। ओके, लर्निंग कर्व भी मिक्स कर दिया इसमें। कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड टोटल लेबर आवर्स कितने लेंगे पूरे लाइफ टाइम में, एंड क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी जो पूरे लाइफ टाइम में कमाओगे, एंड एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालो
ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें एवरेज प्रॉफिट कम से कम हम 800 रुपये पर यूनिट कमाना चाहते हो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो चलो करते हैं। सबसे पहले टोटल लेबर आवर हमें कंप्यूट करने हैं, पूरे लाइफ टाइम में कितने लगने वाले हैं। देखो भाई, एवरेज टाइम पर यूनिट 250 यूनिट्स अगर हम बनाएं तो कितना लगने वाला है। पहली यूनिट बनाने में तो 30 आवर्स लगेंगे। ए एक्स टू द पावर बी, लर्निंग का चैप्टर पढ़ा होगा आपने। एक्स अगर 250 यूनिट्स एक साथ बनाए और बी की वैल्यू दे रखी है 80% लर्निंग का पे इसका, और इतने की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इतने की वैल्यू कितनी है 0.61 में मल्टीप्लाई का इतना आवर्स लगेगा एवरेज टाइम एक यूनिट पर अगर 250 यूनिट इकट्ठी बनाए। ठीक है, तो टोटल टाइम वैसे 250 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 250 यूनिट से, इतना आएगा। अच्छा, अगर हम 249 यूनिट एक साथ बनाए तो कितना टाइम लगेगा, तो 249 के पावर बी और ये हमें वैल्यू दे रखी है 249 की, मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना है, जो डिफरेंस आएगा वो टाइम निकल के आएगा सिर्फ 250th यूनिट का, वो है 3.5 ईयर्स है। अब 1000 यूनिट को रिलायंस सेकेंड हम बनाने वाले हैं, तो उसका टाइम कैसे निकलेगा। शुरू की 250 यूनिट का तो ये रहा 126 से ऊपर निकाला, बाद की 750 यूनिट का जो वही रहेगा जो 250 यूनिट का टाइम था, मल्टीप्लाई किया, टोटल आवर्स निकल गए जो ये लगने वाले हैं 1000 यूनिट को बनाने में। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी थी हमने, 1000 यूनिट बेचेंगे 5000 रुपये पर यूनिट रेट रहने वाला है, ये रहा सेलिंग प्राइस। और मटेरियल में यूनिट्स 5000 इंटू में 1850 का खर्चा, लेबर में इतने आवर्स जो निकाल लिए हमने 80 रुपये का खर्चा पर आवर, वेरिएबल ओवर 1000 यूनिट इंटू में 1000 रुपये पर यूनिट का खर्चा, माइनस किया, कंट्रीब्यूशन निकला सेल में से माइनस किया। अब माइनस करेंगे मशीन पैकिंग कॉस्ट जो सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए थी, 5 लाख रुपए घटाया तो प्रॉफिट निकल गया 13 लाख समथिंग निकल गया प्रॉफिट। अब थर्ड पार्ट में पूछा था कि एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 50 लाख 5000 के हिसाब से, डिजायर्ड प्रॉफिट घटा देते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना, मैं 800 रुपये पर यूनिट कमाना चाहता हूँ, तो 8 लाख रुपए तो मैं कम से कम कमाऊँ उसमें से, इनकम प्रॉफिट 50 लाख में से, तो टारगेट कॉस्ट एक तरह से 42 लाख हुई। अब इसमें से मटेरियल का जो इतना चला जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ये वाली इतनी चली जाएगी 10 लाख, पैकिंग मशीन 5 लाख जाए, तो रिमेनिंग जो डिफरेंस बचा 42 लाख की कॉस्ट में से टोटल इतना जो डिफरेंस बचा 8.5 लाख ये लेबर में चला जाएगा। तो इसको अगर मैं 1000 यूनिट से डिवाइड करूँ तो एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट पर निकल के आए 850 निकल के आई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन 30th करना हमको, 30th करना है, चलो करते हैं। पीएनजी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पीएनजी कंपनी ने डेवलप किया नया प्रोडक्ट अल्फा विच इज़ अबाउट टू बी लॉन्च टू द मार्केट, लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने 30 लाख रुपए उसके R&D पे खर्च किए हैं एंड उसने एक मशीन खरीदी है जो कि 11,25,000 की है, जिसका कैपेसिटी है 1100 यूनिट्स पर वीक में वो बना देती है। मशीन की कोई सालवेज वैल्यू नहीं है। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम प्राइस चार्ज करेंगे जो कि प्राइस चेंज होएगा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मेरी क्यूमुलेटिव सेल्स 2200 यूनिट तक होएगी तो मैं ये प्राइस रखूँगा, इतने से इतने रहेगी ये रखूँगा, इतने से इतने तो ये रखूँगा, मतलब ऐसे स्लैब सी बना ली। फिर इन्हीं सेलिंग प्राइस के बेस पे जो ऊपर हमने देखे, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मेरी सेल्स की डिमांड क्या रहेगी, मतलब नंबर ऑफ वीक्स, अगर शुरू के 10 हफ्ते में सेल्स डिमांड एक हफ्ते की इतनी रहेगी इनिशियली, फिर इतने इतने हफ्ते में इतनी इतनी रहेगी, ऐसे ऐसे हमें दे दिया। फिर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे दी कि शुरू की 2200 यूनिट पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतनी रहेगी, ऐसे ऐसे दे दिया। अब ये जो कंपनी है इसने जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम अपने यहाँ पे इंस्टॉल किया एंड फॉलोइंग इज द टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट प्रोडक्ट अल्फा का दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन स्टेज से लेके ग्रोथ फेज तक दिया हुआ है। अब इंट्रोडक्शन फेज बोला है उसने कि पहले 10 हफ्ते तक है और ग्रोथ का 11 से 30 हफ्ते। नंबर ऑफ यूनिट इसमें इतने बिकेंगे, ऐसे ऐसे दे दिया, सेल प्राइस दे दिया, कॉस्ट दे दी, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया। रिक्वायर्ड क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाओ फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी के 2 फेज बचे हैं उसके लिए लाइफ साइकिल के, एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी बताओ प्रोडक्ट अल्फा की, एंड पॉसिबल रीज़न बताओ इसकी कॉस्ट में बदलाव क्यों आया है।
तो चलिए करते हैं। चलो भाई साहब करते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट निकाल लिया ना हमने रिमेनिंग दो फेज के लिए। तो दो फेज हमारे बचा एक मैच्योरिटी का और उसके बाद में डिक्लाइन फेज के, ऐसे डिक्लाइन हो जाएगा। मैच्योरिटी और डिक्लाइन फेज के बारे में कैसे पता लगाते हैं? देखो क्वेश्चन में आओ, इधर हमारा इनिशियल फेज था जो हमें क्वेश्चन में बताया कि पहला हफ्ता इनिशियल था 2200 यूनिट, 220 यूनिट की डिमांड थी। फिर ये दो फेज हमें क्वेश्चन में बता रखे हैं ग्रोथ के, क्वेश्चन में बता रखे हैं ना यहाँ पे ये रहा 11 से 30 हफ्ते तक। यहाँ पे बड़ी सेल्स, यहाँ डिमांड बढ़ी। फिर उसके बाद में ये जो फेज़ है इससे अगला यहाँ पे मैच्योरिटी फेज़ आ गया। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट डिमांड है और इसके बाद सिर्फ घट रही है, तो ये मैच्योरिटी फेज़ आ गया। उसके बाद जो घटने वाला फेज़ है सारा वो डिक्लाइन फेज़ है क्योंकि डिमांड कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्यूमुलेटिवली देखें, अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें वीक्स मल्टीप्लाई में डिमांड, यहाँ पे एक हफ्ते की डिमांड पर वीक कितनी है? 220 यूनिट है, एक हफ्ते की है 220 यूनिट। तो पूरे शुरू के 10 हफ्ते में कितनी आई? इनटू में 10 हफ्ते 2200 यूनिट आ गई। इसको एक जीरो 2200 यूनिट आ गई डिमांड पहले हफ्ते में। उसके बाद में अगला हफ्ता 11 से 20 का 550 एक हफ्ते की है, अगले 10 हफ्तों की 5500, और ऐसे 8250 ये आ गया, प्लस में 5500 13750 आ गई इस फेज़ में। ठीक है, उसके बाद 1100 पर वीक है, कितने हफ्ते आ गए मैच्योरिटी फेज़ में? 40 हफ्ते, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई किया 44,000 आ गया। ठीक है, इसका भी देखेंगे बाइफरकेशन कैसे क्या होगा। उसके बाद में 44,000 आ गया 4 हफ्तों का, इसको दो अलग अलग उसमें बांटे तो इस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, दो दो 20-20 हफ्तों में बांटे तो 22,000। अब उसके बाद में मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो आपका ही निकल आएंगे, और टोटल आ गया डिक्लाइन स्टेज में कितना क्या डिमांड रहने वाली है। अब ये हमने एक तरह से थोड़ा बाइफरकेशन निकाल लिया डिमांड का। ठीक है, अब इसको चलते हैं अपनी वर्किंग पे लेके। मैच्योरिटी फेज़ को मैंने 20-20 हफ्तों में बांट लिया। क्यों? क्योंकि वो आगे जो कॉस्ट वगैरह सेलिंग प्राइस कुछ ऐसे बटे हुए हैं। तो 31 से 50, 51 से 70 मैच्योरिटी फेज़ है, और डिक्लाइन 71 से बाद का पीरियड डिक्लाइन में जाएगा। अब नंबर ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई है यहाँ 22,000 जो मैंने बता दिया, सेपरेटली ले लिया बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट की वजह से लिया, अलग अलग दो पार्ट में बांटा है। हाँ, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट का डाटा हुआ है दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ था। और डिक्लाइन स्टेज में कितना है टोटल? 22,000, ये मैंने निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना इतना है हमें दिया हुआ है। फर्स्ट सेलिंग, ये रहा सेलिंग प्राइस। क्यूमुलेटिवली सेल्स के बेस पे देखना है सेलिंग, तो क्यूमुलेटिवली सेल्स हमारी कितनी होने वाली है? 31 से 50 के हफ्ते में क्यूमुलेटिवली सेल्स मेरी कितनी हो गई थी? 31 से 50 के बीच में यहाँ तक मेरी हो गई थी 22,000 प्लस 13,000 35 और 2200 ये 37,000 के आसपास हो गई थी सेल्स। तो 37,000 पे सेल प्राइस जाना था 450। हाँ 450, और ऐसे ही इसका 450 देख लिया। और इस डिक्लाइनिंग स्टेज में मेरी क्यूमुलेटिवली सेल्स कितनी हो गई है? यहाँ तक सारी ऐड कर दो तो ये हाँ 60,000 से तो ऊपर ही चली जाएगी। 44, 13 और 22,000 तो इस 59 से ऊपर चली गई, तो 300 रुपये सेलिंग प्राइस यहाँ लगेगा। यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे टेबल 3 से, यहाँ पे दिया शुरू की 2200 यूनिट पे सेलिंग प्राइस ऐसे ऐसे था। हाँ, फिर 13,750 यहाँ तक ये था। फिर नेक्स्ट 22,000 पे 225 और 188, 225 188 और नेक्स्ट उसके बाद 225 रेट वेरिएबल कॉस्ट आएगा। यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, दिस माइनस दिस कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, और इसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इतना इतना निकलेगा आएगा फेज वाइज। ठीक है ना। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बतानी थी मेरे को प्रोडक्ट अल्फा की। क्या था कि जो ये PGIL कंपनी है ना,
वो फॉलो करती है स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटजी। स्कीमिंग में क्या होता है, पहले प्राइस ज़्यादा रखो बाद में कम। वो आप देख भी सकते हो, सेलिंग प्राइस की टेबल से दिखाऊं, देखो पहले 750 प्राइस कम हो रहा है, शुरू में ज़्यादा था। स्कीमिंग स्ट्रेटजी फॉलो करें, दैट्स वाई इट हैज़ प्लान टू लॉन्च द प्रोडक्ट इनिशियली विद ए प्राइस हाई प्राइस से, इसलिए उसने शुरू में लॉन्च किया। स्कीमिंग स्ट्रेटजी में भी रिकमेंडेड कब, जब व्हेन ए फर्म हैज़ इनकर्ड लार्ज सम ऑफ मनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया, तब हम स्कीमिंग फॉलो करते हैं, और इसने कर ही रखा था। इन द क्वेश्चन कंपनी ने कर रखा था ह्यूज अमाउंट आर एन डी पे कर रखा है ना, देख 30 लाख रुपये आर एन डी पे खर्चा कर रखा था। ठीक है, तो वेरी डिफिकल्ट हो जाता है कि लो प्राइस से हम बिजनेस शुरू करें, इसलिए हाई प्राइस रखना पड़ता है, तो स्कीमिंग फॉलो करना पड़ेगा। और ग्रेजुअली प्राइस कम कर देंगे, क्योंकि प्राइस कम करने से मास मार्केट को हम कवर कर लेंगे। फिर रीज़न पूछे थे कि रीज़न क्या है प्राइस में कॉस्ट का चेंज आने का लाइफ साइकिल में, पहले कॉस्ट क्या थी फिर कम आई, ऐसे से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स, उससे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में होता क्या है, कॉस्ट ट्रेस कर पाते हैं रेवेन्यू अलग अलग प्रोडक्ट की, उसकी पूरे अलग अलग लाइफ साइकिल थ्रू आउट इंटर लाइफ साइकिल में। पॉसिबल रीज़न जो कॉस्ट में बदलाव आता है पूरी लाइफ साइकिल में, उसका कारण क्या होता है कि जो पीजीआईएल है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्ट का मैं वो कम करूँगी ओवर द लाइफ साइकिल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लर्निंग कर को देखते हुए। लर्निंग इफेक्ट में भी द पॉसिबल रीज़न फॉर रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट। अगर प्रोसेस लेबर इंटेंसिव हो तो लेबर लर्निंग इफेक्ट से कॉस्ट कम हो सकती है। ठीक है, मतलब वो सब फालतू की स्टोरी दी हुई है, और ये हमें वर्किंग दी हुई है जो हम एग्ज़ाम में ले सकते हैं, बाकी हमने वैसे उसमें कर लिया था रफ वर्क में। यदि घर के डिमांड पर वीक से मल्टीप्लाई किया, टोटल सेल्स आ गई, क्यूमुलेटिव सेल्स आ गई, इनको ऐसे ऐड करते आए, सेल्स प्राइस इतना रहेगा क्यूमुलेटिव सेल को देख के, और वेरिएबल कॉस्ट इसको देख के इतना था वेरिएबल कॉस्ट, तो वर्किंग दे सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके साथ हमारा लाइफ साइकिल का भी टॉपिक ख़त्म हुआ।